हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक और नए क्लास में। इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसका ये पार्ट 1 है। इससे पहले हमने चैप्टर 2 यानी कि बहुपद का पूरा कंप्लीट पढ़ाई कराया था। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और घंटी वाले बटन को आप लोग जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम डेली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए और सारी बातों को ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं। देखिए ये चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले आप लोगों को यही जानना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, कहते किसको हैं, कैसे आप लोग पहचानेंगे, तब फिर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को जानना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर का नाम है आपके। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा समीकरण किसको कहते हैं। अगर आप लोग समीकरण जब समझ जाएंगे तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, फिर उसके बाद आप लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बाद आप लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो कि चैप्टर का नाम है। अब बारी बारी से आप लोग समझते जाइए। आप लोगों ने चैप्टर 2 इससे पहले पढ़ा बहुपद। हमने आप लोगों को बताया था बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। चर की घात अगर पूर्ण संख्या होगी तो उसको बहुपद कहते हैं। अब देखिए बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा फर्क है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 2x + 3। अब ये हमने जो लिखा ये है बहुपद। अब इसी बहुपद में अगर हमने बराबर लगा के कोई संख्या लिखा या जीरो ही हमने लिख दिया बराबर लगा के, अब ये हो गया समीकरण। तो देखिए समीकरण और बहुपद में कितना फर्क है, थोड़ा सा। बहुपद में क्या होगा, बराबर नहीं लगा होगा, बराबर नहीं लगा होगा तो बहुपद हो गया। और वही अगर बराबर लगा के दोनों साइड में संख्याएं लिख दी जाएं तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। यानी कि जब भी समीकरण नाम आए तो आप लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि बराबर लगा के दोनों साइड में संख्याएं लिखी गई होंगी। अब देखिए जब समीकरण आप लोग समझ गए तो रैखिक समीकरण समझिए। अब समीकरण नाम आएगा तो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए बराबर लगा के दोनों साइड में संख्याएं हैं। रैखिक समीकरण, अगर कोई हम ऐसा समीकरण लिखें, ऐसा समीकरण मतलब दोनों साइड में संख्याएं होनी चाहिए। ऐसा समीकरण हम लिखें जिसमें चर की घात क्या हो, एक हो। रैखिक समीकरण मतलब एक सीधी रेखा में दिखे, कोई और ऊपर संख्या न हो। एक होता है तो एक हम लोग नहीं लिखते हैं, ये एक हम लोग नहीं लिखते हैं तब भी एक माना जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग रैखिक समीकरण। समीकरण तो होगा लेकिन चर की घात अगर एक होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, मान लीजिए हमने ऐसे लिखा 2x + 3y = 4। ये क्या है, बराबर लगा हुआ है, दोनों साइड में संख्याएं हैं, मतलब समीकरण तो है। हमने बताया समीकरण है। चर है, चर का घात 1 है, मतलब रैखिक समीकरण है। दो चर दिए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग, एक x है एक y है, दो अलग अलग चर हैं। यानी कि दो चर वाले, दो अलग अलग चर हैं, मतलब दो चर हो गए। रैखिक समीकरण, चर का घात 1 है और ये समीकरण है, तो इसको कहेंगे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए, अब आपको जानना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो कि चैप्टर है। अब यही जो समीकरण है दो चर वाला रैखिक समीकरण, यहाँ मान लीजिए हमने लिखा दो चर वाला रैखिक समीकरण। युग्म माने होता है जोड़ा। ये जो युग्म लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जोड़ा। यानी कि एक समीकरण हमने लिखा दो चर वाला रैखिक समीकरण,
अगर मान लीजिए एक और हम यहाँ पर लिखते हैं, एक और हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखा। अब इस दोनों समीकरण को, ये जो दोनों समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों को हम लोग कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब जोड़ा। जब भी दो समीकरण आ जाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उन्हीं को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। आप लोग समझ चुके होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं। जब दो समीकरण रहेंगे तभी आप लोग समीकरणों को हल कर पाएंगे, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों को जानना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। जैसे आप लोगों ने बहुपद में पढ़ा था, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, मतलब किस टाइप के होते हैं। अगर हमको द्विघात बहुपद बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, उसी तरह से यहाँ आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देखेंगे। देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। जहाँ कहा गया है a और b दोनों एक साथ में 0 नहीं हो सकते हैं, या इसी को हम लोग ऐसे भी कहते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। कहने का मतलब ये है, देखिए जो ये मूल रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर का मतलब एक्स वाई, इसमें देख सकते हैं आप लोग एक्स वाई दो चर हैं, और यहाँ a b और c ये तीनों क्या हैं, अचर संख्याएं हैं। इनको हम लोग वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। वास्तविक a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। एक्स वाई क्या है, चर है। अब देखिए, इस टाइप का जब रहेगा तो उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग कहेंगे। अब यहाँ कहा गया है a और b दोनों एक साथ में 0 नहीं हो सकते। अब ये जो समीकरण है इसका मूल रूप, इसको देख के हम लोग a b c के जगह पर कोई भी मान रख के, कोई भी वास्तविक संख्या रख के हम लोग जितना चाहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण बना सकते हैं। जैसे a के जगह पर मान लीजिए हमने लिखा 2 तो 2x, b के जगह पर मान लीजिए हमने -3 ले लिया तो -3y, c के जगह पर मान लीजिए हमने 5 ले लिया। अब ये जो समीकरण बना ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। तो मूल रूप से हम लोग जितना चाहेंगे रैखिक समीकरण दो चर वाला बना सकते हैं। अब देखिए, कहा गया है a और b दोनों एक साथ में 0 नहीं हो सकते, मतलब एक कोई 0 हो सकता है इसमें। ये वाला मान लीजिए अगर 0 हो जाए, केवल इतना लिखा हो 2x प्लस 5 इक्वल 0 लिखा हो, तो इसको हम लोग कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों, इसमें तो एक ही चर दिख रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ ऐसे इसको 0 कह सकते हैं, 2x प्लस 0y कह सकते हैं, और प्लस 5 इक्वल 0। 0y का मतलब 0 ही हुआ, लेकिन हम लोग कह सकते हैं एक चर है तो दूसरा चर 0 के साथ लगा के कह सकते हैं हम लोग। तो जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है वो उसको दो चर वाला रैखिक समीकरण भी हम लोग कहेंगे। लेकिन अगर दोनों मान लीजिए 0 हो जाए, a b दोनों 0 अगर हो जाए तो ये चर 0 हो जाएगा, केवल यही बचेगा, तो हमारा ये गलत होगा। इसलिए कहा गया है a और b दोनों एक साथ में 0 नहीं हो सकते, अकेले अकेले 0 हो सकता है। उसी को a एंड b इज नॉट इक्वल 0 को ऐसे भी कहा जा सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया। आप लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो युग्म का व्यापक रूप क्या होगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण तो वही होता है, बस युग्म माने दो समीकरण हो जाते हैं। तो देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो अब दो समीकरण है तो इसी को कर दिया गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऐसे और समीकरण लिखना हो तो a3x प्लस b3y प्लस c3, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। जहां यहाँ कहेंगे a1 एंड b1 इज नॉट इक्वल 0, और यहाँ कहेंगे a2 एंड b2 इज नॉट इक्वल 0। ये आप लोग कंडीशन याद रखेंगे, और यही में मूल रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का।
अब युग्म पढ़ रहे हैं तो 2 समीकरण उसी को हमने बना दिया, तो 1 1 करके सबको, और यहाँ 2 2 मतलब पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है। तो ये आप लोगों ने जान लिया व्यापक रूप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जानना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय एवं बीजगणितीय निरूपण। काफी इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 कंडीशन होंगे, इसको आप लोगों को याद रखना है। 3 कंडीशन आप लोगों को याद रखना है। पहला है A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। एक ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा चीज A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अभी ये सारी चीजें आप लोग समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। तीसरा कंडीशन होता है A1/A2 ये बराबर हो किसके, B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो ये 3 कंडीशन याद रखना है आप लोगों को। अब ये देखिए, यही कंडीशन को देखते हुए हम लोग इसका ग्राफीय और बीजगणितीय रूप समझेंगे। ये हम लोग यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं, एक और हम लोग लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर समझना ये है आप लोगों को, ये ग्राफीय रूप क्या होता है और बीजगणितीय रूप। तो एक मान लीजिए हमने यहां लिख दिया बीजगणितीय रूप और एक ग्राफीय। जब ये 2 समीकरण जो दिए गए होंगे उनसे जब आप लोग A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे तो 3 कंडीशन होगा। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल हो B1/B2 के तो उसका बीजगणितीय रूप हम लोग जो कहेंगे कि ये इसका एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 अगर तीनों बराबर होंगे तो हम लोग कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल। बीजगणितीय रूप में यही आप लोगों को याद रखना है। और 2 बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं। अब इसका कोई हल नहीं हो सकता है, इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ग्राफीय रूप क्या होगा, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 होगा तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं। और देखिए जब तीनों बराबर होगा और परिमित रूप से अनेक हल होंगे तो समपाती रेखाएं होंगी। समपाती, ये जब सवाल आप लोग हल करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी समपाती रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेद मतलब कहते हैं हम लोग ऐसे एक दूसरे को काटेंगी रेखाएं। समपाती हम लोग कहते हैं एक ही रेखा पर अगर एक से ज़्यादा रेखाएं खींच दी जाएं, 2 रेखा हमने एक ही पर खींचा तो ये समपाती रेखाएं कहलाती हैं। और देखिए कोई हल नहीं होगा, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, समांतर हो जाएंगी ऐसे। तो ये कंडीशन आप लोग कहेंगे समांतर
रेखाएं, इसको आप लोग कहेंगे समांतर रेखाएं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। चीज़ और आप लोगों से पूछा जाएगा इसमें, आप लोगों से ये चीज़ पूछा जाएगा इसमें कि संगत और असंगत समीकरण संगत है कि असंगत। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप लोग देखिए, ये जो दो चीज़ दिया गया है यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है। जब ये कंडीशन होगा तो एक हल होगा, एक अद्वितीय हल, मतलब एक हल होगा समीकरण का। और जब ये कंडीशन होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब ये दोनों जो कंडीशन है इससे हम लोगों को निकलेगा समीकरणों का। केवल इस वाले कंडीशन से कोई हल नहीं निकलेगा। तो जो दोनों समीकरण हैं जो इनसे हल निकलेगा, इन्हीं को हम लोग कहते हैं संगत। इन्हीं को क्या कहते हैं? संगत। दोनों को हम लोग संगत कहेंगे क्योंकि दोनों से हल निकल रहा है, तो दोनों कंडीशन को हम लोग संगत कहेंगे। और इस वाले को केवल जब कोई हल नहीं निकलता तो इसको हम लोग कहते हैं समीकरण असंगत है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। इसको हल करने की दो विधि है, एक ग्राफी विधि, एक बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि में दो विधियां हैं अलग अलग। एक आप लोगों को पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन। मतलब एक तो ग्राफी विधि से हल करना है समीकरणों को, और एक बीजगणितीय विधि में दो विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। तो पहले आप लोग ग्राफी विधि से हल करना पढ़ेंगे। क्वेश्चन एक हम लोग लेंगे और उसको ग्राफी विधि से हल करके देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों को अब देखना है समीकरण को कैसे, तो आप लोग अब देखेंगे समीकरण को कैसे हम लोग ग्राफी विधि से हल करेंगे। और इसके लिए आप लोग प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करना भी सीखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरह का दिया गया। पहला, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले तो जो ये समीकरण दिया गया है इसको पढ़ के इसका समीकरण बनाना है। समीकरण इसमें दिया नहीं गया है, आप लोगों को दो समीकरण बनाने होंगे। रैखिक समीकरण युग्म आप लोग पढ़ रहे हैं, दो समीकरण बनाने होंगे इसको पढ़ के, और फिर उसका ग्राफी विधि से हल भी करना होगा। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। अब क्वेश्चन को जब आप लोग पढ़ेंगे तो देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे और फिर उसका ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो देखिए, कहा गया है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो चीज क्वेश्चन में पूछता है हम लोग वही मान लेते हैं। लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछा है तो हम लोग लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x। हमने क्या किया, हमने लड़कों की संख्या पहले माना। आप लोग लड़कियों की संख्या भी पहले मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मान सकते हैं लड़कियों की संख्या x। हमने लड़कों की संख्या x माना तथा लड़कियों को भी मानना है, तथा लड़कियों की संख्या बराबर हमने मान लिया y। अब देखिए, लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछा है, यही x और y हमने मान लिया। इसी x y का हमको मान निकालना है ग्राफ से। देखिए कैसे। अब पहले तो हम लोगों को समीकरण बनाना होगा। क्वेश्चन में ही दोनों समीकरण बनाने के लिए दिया गया होगा। देखिए, कहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थियों ने, लड़कों की संख्या हमने x माना, लड़कियों की y। कहा है दोनों मिला के कितने लड़कों ने भाग लिया, कितने बच्चों ने, टोटल 10। यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला के कितना होना चाहिए, 10। तो हम लोग लिखेंगे पहला शर्त, यहाँ लिख लेंगे पहला शर्त क्या है,
पहले शर्त से हम लोग एक समीकरण बना लेंगे। हम लोग लिखेंगे x + y = 10। क्यों? क्योंकि कहा है कि कुल कितने बच्चों ने भाग लिया, 10 ही। तो लड़के इतने हैं, लड़कियां इतनी हैं, दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 10। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। एक समीकरण हमारा तैयार हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ दिया गया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। दूसरा शर्त हम लोग यहाँ लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग, काफ़ी आसान है समीकरण बनाना। जैसे कहा है वैसे हम लोग मैथ में लिखेंगे। कहा है यदि लड़कियों की संख्या, अब देखिए लड़कियों की संख्या कहा है तो हम लोग लिखते हैं लड़कियों की संख्या। कहा है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हमने लिख लिया। लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, हमने ये दूसरा समीकरण बना लिया। कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों से 4 अधिक हमने कर दिया। अधिक के लिए प्लस करते हैं, कम के लिए माइनस करते हैं। अब इसको दूसरा समीकरण हमको बनाना है। ये x को इधर कर लेते हैं, तो ये -x हो जाएगा और ये +y और इक्वल में 4। ये हमारा हो गया दूसरा वाला समीकरण। अब जब 2 समीकरण हमने बना लिया, अब यही जो 2 समीकरण दिए गए होंगे ये रैखिक समीकरण युग्म हो गए। अब इनको आप लोगों को हल करना है किससे, ग्राफीय विधि से। अब ग्राफीय विधि से हल कैसे आप लोग करेंगे ये ध्यान दीजिए। अब देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इन दोनों समीकरणों से हम लोग 2 चार्ट बनाएंगे। यहाँ हम लिखते हैं, अब देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए हम क्या करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 ये है, हम लोग करेंगे ये कि y को बाएं तरफ रहने देंगे, बाकी सभी संख्याओं को दाहिने तरफ पक्षांतर करेंगे। जैसे ये समीकरण हम पहले यहाँ लिखते हैं x + y बराबर दिया है 10, हम लोग y को ही एक तरफ रहने देंगे, बाकी संख्याओं को पक्षांतर करेंगे। यानी कि हमने लिख दिया y बराबर 10 - x। अब यहाँ से हम लोग एक चार्ट बनाएंगे ऐसे। देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमको एक चार्ट बनाना है। एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। और देखिए कम से कम 2 मान जरूर लेने होंगे आपको। 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 या उससे अधिक ही लेना है, 2 से कम नहीं लेना है। करना क्या है, x के जगह पर अपने तरफ से कोई मान रखेंगे तो y का मान मिलता जाएगा। जैसे कोई भी मान, प्लस में माइनस में कुछ भी, 0 भी रख सकते हैं। जैसे x के जगह पर अगर मान लीजिए हमने 4 रख दिया, 4, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6, y का मान कितना आएगा, 6। x के जगह पर मान लीजिए अगर हमने 5 ले लिया, x 5, तो 10 में से 5 घटेगा, y का भी मान कितना आएगा, 5। तो एक समीकरण से हमारा एक चार्ट बना। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से हम लोग लेते हैं, देखिए दूसरा समीकरण यहाँ है -x + y बराबर 4। यहाँ से भी हम लोग y को ही रहने देंगे, बाकी जितनी संख्याएं होंगी सबको पक्षांतर करेंगे। x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में है। अब इसके लिए भी हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। अब देखिए एक में x लिखेंगे, एक में y लिखेंगे। x के जगह पर अपने तरफ से कोई भी मान रखना है। मान लीजिए हमने रख दिया x के जगह पर 2, तो 4 और 2 दोनों प्लस में है, y का मान हो जाएगा 6। x के जगह पर मान लीजिए हमने रख दिया 3, तो 3 और 4 y का मान हो जाएगा 7। इस तरह से हमने चार्ट बनाया। अब हम ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए ग्राफ पहले से दिया होगा, आप लोग ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। इधर के तरफ देखिए होता है प्लस और इधर के तरफ माइनस। ये y ऊपर के तरफ प्लस होता है और नीचे के तरफ माइनस होता है। इतना आप लोग याद रखेंगे, यही ग्राफ है। इसी ग्राफ पर आप लोगों को बनाना है क्या, यही चीज़ आप लोग ग्राफ पर बनाएंगे, जो चीज़ हमने यहाँ लिया है। देखिए यही x y, पहले ये समीकरण 1 वाला बनाते हैं। x में देखिए हमको कहाँ तक जाना है, 4। x में 4 तो y में 6। देखिए कैसे, यहाँ देखिए यहाँ 0 से हम लोग चलना शुरू करेंगे। कलर हम लोग थोड़ा बदलते हैं।
हम लोग यहाँ 0 से चलना शुरू करेंगे। अब देखिए 4 और 6 देने का मतलब क्या हुआ, दोनों प्लस में है। x 4 जाएंगे तो y 6। देखिए कैसे जाना है, यहाँ से x 4, x यही होता है पूरा, इधर जाएंगे तो माइनस, हमको प्लस में जाना है। x कहाँ तक जाना है, 4 तक। यहाँ तक मान लीजिए हम आ गए, यहाँ से चले यहाँ तक। y में कहाँ जाना है, 6 तक। देखिए यही है, x में 4 तो y में 6, उसके बाद x में 5 तो y में भी 5। तो x में हम 4 तक गए, अब इसी के सामने y में जाना है, या तो ऊपर जा सकते हैं या तो नीचे, प्लस है तो ऊपर इस 4 के सामने जाएंगे, कहाँ तक, 6 तक। इसी 4 के सामने, इस 6 के सामने एक लगाएंगे यहाँ बिंदु। ये बिंदु क्या है, 4 और 6 के सामने हमने लगाया, तो ये बिंदु 4 और 6 होगा। अब देखिए 4 और 6 बिंदु हमने ले लिया, फिर हमको जाना है कहाँ, x में 5 तो y में भी 5, दोनों प्लस में ही हैं। तो x में हम लोग 5 जाएंगे, तो इसी के सामने y में कहाँ तक जाना है, 5 ही तक, मतलब ये है कुछ यहाँ तक। अब करना क्या है हमको, जो दोनों बिंदु मिल गया, ये 5 बिंदु हमको मिला है, ये 5 बिंदु है। इन बिंदुओं का नाम भी आप लोग लिख सकते हैं a b, मान लीजिए इसका नाम a, इसका नाम b लिख दिए, ऐसे नाम भी लिख सकते हैं। अब हमको खींचना है ग्राफ। तो देखिए हम ग्राफ कैसे खींचेंगे। अब इस बिंदुओं को हमको मिला के ऐसे ग्राफ खींच देना है, ऐसे ऊपर से नीचे जितना चाहेंगे आप लोग बड़ा छोटा खींच सकते हैं। ऐसे इन बिंदुओं को मिला के ऐसे एक लाइन खींच देना है। तो ये देखिए एक ग्राफ हमने खींच लिया। अब दूसरा वाला समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण x में 2 जाना है, y में 6। हम लोग बिंदु पहले देखते हैं, 2 6, कलर हम लोग इसका बदल लेते हैं, 2 6। देखिए x में हमको +2 जाना है, y में +6, मतलब यहाँ पर एक बिंदु हम लोग लगाएंगे। ये बिंदु का नाम है 2 और 6। फिर इसका भी कुछ नाम लिख लेंगे, मान लीजिए ये P बिंदु हो गया। फिर और देखते हैं हम लोग बिंदु क्या है, x में 3 तो y में 7, मतलब 3 और 7 जाना है। x में 3, y में 7, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा ये जो नाम हमने लिखा है इसको हटाते हैं। देखिए हमको जाना है कहाँ, यहाँ देख सकते हैं 3 और 7। अब यहाँ से +3 यहाँ आ गए और +7 ऊपर जाएंगे यहाँ। ये हो रहा है मान लीजिए हमारा 3 और 7। इन बिंदुओं का आप लोग नाम लिख लेंगे। अब फिर से हम लोग लाइन खींचते हैं एक। अब इनको मिलाते हुए हम लोग लाइन खींचेंगे ऐसे, ऐसे जितना बड़ा चाहेंगे खींच सकते हैं। देखिए अब ये एक लाइन ये हो गया हमारा, एक ग्राफ ये हो गया। दोनों ग्राफ देखिए एक दूसरे को यहाँ बिंदु पर काट रहे हैं। किस बिंदु पर काट रहे हैं तो आप लोग देखेंगे इधर से 3 और इधर से मतलब 3 पर, और ऊपर कहाँ तक गए हैं, 7 पर। ये 3 और 7 पर काट रहे हैं। उस बिंदु का मान लीजिए हम कुछ नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने इस बिंदु का नाम लिख दिया P और इसका निर्देशांक क्या है, 3 और 7। 3 और 7 दोनों ग्राफ जहां एक दूसरे को काटेंगे वही समीकरण का हल कहलाएगा। तो हमने जो ग्राफ बनाया, ग्राफी बीज से इसी तरह से हल करते हैं। ग्राफ जो हमने बनाया, ग्राफ दोनों एक दूसरे को देखिए बिंदु 3 और 7 पर, इधर से देखेंगे तो 3 ऊपर जाएंगे, y में तो 7। पहला x होता है, दूसरा y, यानी कि x का मान 3 आया, y का मान आया कितना, 7। दोनों ग्राफ जहां एक दूसरे को काटेंगे वही समीकरण का हल कहलाएगा। तो हमको हल निकालना था इसका। अब पूछा है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक दूसरे को P 3 7 बिंदु यहाँ लिख लेंगे। किस बिंदु पर काट रहे हैं, बिंदु P पर, और P का निर्देशांक भी हमने लिख लिया 3 7। ग्राफ एक दूसरे को बिंदु P 3 7 पर प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित
करते हैं, इसलिए 3 7 क्या होंगे, इसलिए 3 7 समीकरणों के हल होंगे। जिस बिंदुओं पर काटेंगे दोनों ग्राफ वही क्या कहलाएंगे, समीकरण के हल कहलाएंगे। यानी 3 7 समीकरण के हल हो गए। अब जब ये 3 7 समीकरण के हल होंगे तो हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना था। तो देखिए लड़कों को हमने x माना था, लड़कियों को y। तो ये पहला x होता है ये, और दूसरा y होता है। तो हम लोग कहेंगे इसलिए लड़कों की संख्या, इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 7। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ग्राफ बना के, ग्राफ जहां काटेगा जिन बिंदुओं पर वही इसके हल होंगे। इस तरह से आप लोग आसानी से ग्राफी बीज से समीकरणों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।